हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि हम लोगों ने डीएसएसबी के पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, नॉट इवन क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो ये पेपर था, ये एग्ज़ाम डेट इसकी 2014 में हुई थी। फर्स्ट पेपर था टीयर 1। इसके हमने 50 क्वेश्चंस के और आसपास हमने कवर किया था। एक वीडियो अपलोडेड है, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस, वो पहले जा करके इससे पहले वाली जो वीडियो है ना उसको देखो। ठीक है, उसके बाद में फिर बाकी के जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस तक हमने फाइनली देख लिया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा कैंसर से रिलेटेड था। कैंसर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, विच इज आस्किंग अबाउट द विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कॉज ऑफ द बेबी बूम। ठीक है, इन द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी मतलब कि 1900 वाली जो सेंचुरी गई है उसमें बेबी बूम क्या था। तो आपको आई थिंक ये चीज़ पता भी होगी, और नहीं भी पता थी तो शायद मुझे तो नहीं पता था, और बाकी डीएसएसबी के सिलेबस में अगर कुछ ऐसा मेंशन है तो डेफिनेटली वहाँ के बच्चों को मालूम होगा। आपको ये बता दूं कि बेबी बूम का यहाँ पर ये है कि जैसे सिचुएशंस नॉर्मल है तो उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हुए थे। ठीक है, और ये सिचुएशन जो है ये उस टाइम की कहला रही है जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो जब ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ये सिचुएशन आई थी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ये सिचुएशन है। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे। तो कहने का ये है कि कॉज ऑफ द बेबी बूम क्या था? वो एंडिंग ऑफ द वॉर था। ठीक है, एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर था, और उसके बाद जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदा हुए थे। देखो, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। द एंडिंग ऑफ द वॉर वॉज द कॉज ऑफ द बेबी बूम। बेबी बच्चे, और बूम या बूमर भी कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का न्यू बॉर्न होना। ठीक है, बेबी बूम इज अ पीरियड मार्क्ड बाय अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ बर्थ्स। ठीक है, बच्चों का बहुत सारा पैदा होना। पीपल बॉर्न ड्यूरिंग दीज पीरियड्स आर ऑफन कॉल्ड बेबी बूमर्स। जो बच्चे उस पीरियड में पैदा हुए थे उनको और क्या बोल सकते हैं? बेबी बूमर्स कहा जाता है। द बेस्ट नोन बेबी बूम अकर्ड इन द मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, मिड 20th सेंचुरी में हुआ था। समटाइम्स कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। समटाइम्स फ्रॉम द लेट ऑफ लेट इन द सेंस कि 1940s के बाद का, एंड एंडिंग इन द 1960s। इन 20 सालों में जो भी बच्चे पैदा हुए, व्हाट वी कॉल देम बेबी बूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या होता है? देखो, 70S राइबोसोम को अगर दो स्मॉलर सब यूनिट्स में, जब दो सब यूनिट्स में तोड़ते हैं तो 30S होता है और दूसरा 50S होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। अब देखो, जो 30S है इसमें फिर फर्दर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उसमें जीटीपी भी होता है, mRNA होता है और इनिशिएशन फैक्टर होता है। बस वहाँ पर एटीपी जो है वो नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। द 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन बैक्टीरियन ट्रांसलेशन। डेफिनेटली 70S किसका है? प्रोकैरियोटिक का है, तो बैक्टीरिया की बात हो रही है। इन्वॉल्व सेवरल कंपोनेंट्स, जैसे कि वहाँ पे क्या क्या होगा? mRNA होगा, इनिशिएटर tRNA हो जाएगा, और इनिशिएटर tRNA इन द सेंस की चार्ज विद फॉर्माइल मिथियोनिन, और साथ ही साथ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। जीटीपी इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग इनिशिएशन प्रोसेस। हाउएवर एटीपी जो है वो क्या होती है? नहीं यूज होती है। नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ द 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इंस्टेड एटीपी की जगह पे एटीपी इज जनरली इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस वगैरह में होती है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इंक्लूडिंग एनर्जी ट्रांसफर, बट इट इज़ नॉट अ सेंट्रल कंपोनेंट इन द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में एटीपी का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, एनिमल्स गेट नाइट्रोजन डायरेक्टली थ्रू। एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली कहाँ से लेते हैं? भाई डेफिनेटली प्लांट से ही लोगे ना, और कहाँ से ले सकते हो आप? एनिमल्स गेट नाइट्रोजन डायरेक्टली थ्रू प्लांट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेक्स अवेलेबल टू द प्लांट्स। फिर एनिमल्स क्या करते हैं? हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट्स, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन।
नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस। किंग की बात कर रहा है, ठीक है, एक किंग होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, फिर क्वीन होगा, ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। किंग की बात कर रहे हैं तो फ्यूनिकुलम वल्गेयर, ठीक है, ये होगा नहीं। पाइपर निग्रम यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर जो है वो ही क्या है, हमारा किंग है, ठीक है। और क्वीन की बात करें तो क्या आ जाएगा, कार्डमम, ठीक है। छोटी इलायची जो है वो क्या है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस है, बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट फ्लेवर एंड एरोमा। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली, यानी कि जिंजीबेरेसी का है। और बाकी ये मतलब बेसिकली कहाँ पे है, इंडिया में, इधर कर्नाटका साइड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, श्रीलंका वगैरह में। करक्यूमा लौंगा जो है वो किसको बोलते हैं, हल्दी को बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिंजीबर ऑफिसिनल, अदरक हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो क्या निकल के आ जाता है यहाँ से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी देखो, द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस पाइपर निग्रम, क्यों किंग कहते हैं ये भी देख लो। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब काफ़ी टाइम पहले, ट्रेडर्स कंसीडर्ड ब्लैक पेपर एज द किंग ऑफ स्पाइसेस एज इट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। इसको काला सोना के नाम से भी जानते थे। अब काला सोना क्यों था ये भी सुन लो कहानी इसके पीछे की। इट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट आइटम्स ऑफ कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो थी वो यही होती थी, यही जाती थी। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेडेड स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। मतलब मसालों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस मसाले का आयात निर्यात होता था वो यही काली मिर्च ही थी, इम्पोर्ट होता था। मतलब इट बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्सपोर्ट होता था। इट बिलोंग्स टू द फैमिली पेपरेसी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि तुमने अगर देखा होगा कि जो ठंडे इलाके के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी मतलब फ्लैश वगैरह है या भी जो भी चीज़ें हैं वो इकट्ठा ले करके और फिर उसके बाद में नमक और उसको ब्लैक पेपर के साथ ही क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व कर देते हैं फॉर द फर्दर यूजेस। तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होती थी। बाकी अगर क्वीन की बात करते हैं तो क्वीन क्या है मैं बता ही चुकी हूँ, कार्डमम है ये। और ये किससे बिलोंग करती है, तो ये जिंजीबेरेसी से बिलोंग करता है कार्डमम। मतलब अदरक की जो फैमिली है उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि सिलेजिनेला डिफर्स फ्रॉम फ्यूनेरिया। तो सबसे पहले तो देखो सिलेजिनेला क्या चीज़ है, ये किस में आ जाएगा, ये आपका टेरिडो में आ जाता है। और फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायो में आ जाएगा। ब्रायो में भी और स्पेसिफाई करो तो मोसेस में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मोटाइल स्पर्म्स दोनों में देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट भी है, एंथ्रीडिया भी है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड वस्कुलर बंडल जो है वो टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में वही सारी चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट वंस अगेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो किसके उसमें आता है, तो ये फ्यूनेरिया में आ जाएगा, ठीक है। प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। प्रोटोनीमा क्या है, ये थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स है दैट फॉर्म्स द अर्लीस्ट स्टेज, द हैप्लॉइड फेज ऑफ द ब्रायोफाइट, लाइक फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में। व्हेन अ मॉस फर्स्ट ग्रोज फ्रॉम अ स्पोर, देखो जैसे मान लो ये स्पोर था, अब अगर ये ग्रो करता है तो फिर यहाँ पे ये ऐसे लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इट ग्रोज एज अ प्रोटोनीमा विच डेवलप्स इनटू अ लीफी गैमेटोफोर। फिर बाद में क्या होता है, इसमें से लीफी गैमेटोफोर जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट। डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट है ना, फ्रॉम के बाद जो टर्म आ रहा है इसी इसी को मतलब ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर चूज कर सकते हो। बाकी अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि ये क्या हो जाएगा, एपोस्पोरी। अगर इसमें होता डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट तो आपका आंसर हो जाता एपोगैमी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, फर्न गैमेटोफाइट इज। तो गैमेटोफाइट का मतलब जो फर्न है, फर्न का गैमेटोफाइट कैसा होता है, तो वो मल्टी सेलुलर कॉर्डेट प्रोथैलस होता है। तो 58 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो मल्टी सेलुलर मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल्स। कॉर्डेट का मतलब क्या है, रिफर्स टू इट्स हार्ट शेप्ड अपीयरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड पूछा गया था ईएमआरएस में, बट इसका नहीं था, वो एनजीओ वाले चैप्टर से था। एनसीईआरटी में दिया है ना, ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा कि कॉर्डेट कैसा है, हार्ट शेप है। प्रोथैलस कैसा है, ये देख चुके हैं ऑलरेडी, हैप्लॉइड फेज है लाइफ फर्न की लाइफ साइकिल में, प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विच इज मोर फैमिलियर फर्न देन
that we typically see. Next question है क्वेश्चन नंबर 59. The enzyme responsible for continuing DNA replication in prokaryotes once it is initiated is. तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें? DNA पॉल थर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. The enzyme responsible for continuing DNA replication in prokaryotes once it is initiated is DNA pol 3. It is the major replicative polymerase functioning in the synthesis of both of the leading and lagging strand of DNA and Okazaki fragments by the extension of RNA primers. Next question number 60. This question is again important one. In pyrimidine synthesis, eukaryotes can use uracil to feedback इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स. कौन सा एंजाइम यूज करते हैं ये? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज नहीं, आस्पर्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज नहीं होगा, डाईहाइड्रो रोटेज भी नहीं होगा. यहाँ पे होगा आंसर इसका थाइमिडाइलेट सिंथेज हो जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग और डिटेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 61. कह रहे हैं कि साइटोजेनेटिक मैपिंग क्या है? साइटो मतलब सेल, जेनेटिक मतलब सेल के अंदर जो जीन की मैपिंग है उसके लिए मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. तो रिक्वायर्स दैट जीन दैट हैव बीन क्लोन्ड इफ इन सीटू इन हाइब्रिड, मतलब कि इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो क्या मेनली तो क्या है वो जीन चाहिए होगा सेल के अंदर जो जीन है. तो फर्स्ट स्टेप तो इंक्लूडेड होगा ही. देन नेक्स्ट है इट इज़ अ हाई रिजोल्यूशन मेथड ऑफ जीन लोकलाइजेशन. ठीक है, कैन बी यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जीन लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये भी सही है. तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डी यानी कि सारे ऑप्शंस की जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है साइटोजेनेटिक मैपिंग के लिए. साइटोजेनेटिक मैपिंग कैन इन्वॉल्व इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन विच रिक्वायर जीन क्लोनिंग. इट इज़ अ हाई रिजोल्यूशन मेथड फॉर जीन लोकलाइजेशन, कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62. यहाँ पे देखो फिश के बारे में पूछा गया है. ठीक है, वैसे ही CSIR का टॉपिक है बट हाँ आप लोग थोड़ा सा पढ़ के चलिए, साथ साथ में टूल्स एंड टेक्निक्स देखा पढ़ा ही होगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कुड बी इजीली आंसर्ड बाय फिश. फिश सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. सो हियर सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखो क्या है, फ्लोरोसेंस इन, F हो गया, I हो गया, S C2 मतलब कि इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन यह है, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है दैट एनालाइजेस क्रोमोसोम्स एंड जीन्स इन सेल्स एंड टिश्यूज. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या है, हाउ ऑफन डज रिकॉम्बिनेशन अकर बिटवीन द इबोनी एंड सीपिया लोकाई इन ड्रोसोफिला. ऐसा कुछ नहीं है. इन अ पर्टिकुलर फैमिली अफेक्टेड विद बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन ऑफ द एंटायर जीन. तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर फैमिली अफेक्टेड विद, कोई फैमिली है जो अफेक्टेड विद है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अफेक्टेड है. इज द म्यूटेशन ड्यू टू अ डिलीशन ऑफ द एंटायर जीन. ठीक है, तो हम पता कर भी क्या रहे थे कि क्रोमोसोम या फिर जीन के बेसिस पे लेवल पे चीज़ों को चेक किया जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, मतलब कि सही है. बाकी थर्ड में क्या है कि हाउ लार्ज अ पीस ऑफ DNA यू नीड टू क्लोन इन ऑर्डर टू क्लोन द ग्रुप ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है. तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा. बाकी फिश देख लो, फुल फॉर्म भी यहाँ पे मेंशन है, हाँ दिया ही हुआ है. देखो फिश फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन इज आइडियल फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस. ठीक है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिटेक्टिंग स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस इन क्रोमोसोम्स. For the question above Baker muscular dystrophy, fish can reveal if the mutation involves a complete gene deletion by utilizing fluorescent probes that bind to the target gene. This technique allows visualization of genetic abnormalities such as deletions, making it a powerful tool for diagnosing conditions associated with structural changes in genes. However, fish is less suitable for addressing questions on recombination frequency or determining DNA cloning requirements, as these involve different aspects of genetic analysis that are better addressed by alternative methods. सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब बस यही है कि पर्पज़ क्या है इसका, मतलब एक अच्छी लैब टेक्निक है और मतलब इस तरीके की मतलब जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें डिलीशन डुप्लीकेशन इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं उनको क्या कर रहा है ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, बाकी आपने टेक्निक अच्छे से पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वही है, RFLP से है. ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से देख लेना. ठीक है, मैं इसको नहीं करवाने वाली यहाँ पे.
ये क्वेश्चन, इसको आराम से पॉज करके रीड कर लो। बाकी इसका जो आंसर है वो मैं बता देती हूँ आपको कि बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे मतलब पूरा डिटेल वगैरह भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ दीज जेनेटिक मार्कर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी हाईली पॉलीमॉर्फिक। कौन है जो सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिज्म पतला ही होगा कि दे हैव मैनी डिफरेंट एलील्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक्रो सैटेलाइट होता है वही क्या है, जिसको हम लोग और भी किस नाम से जानते थे, STRs, ठीक है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये क्या है, यही माइक्रो सैटेलाइट है जो कि क्या है, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर है। Microsatellites, also known as short tandem repeats, STRs, are highly polymorphic genetic markers. They consist of short repetitive DNA sequence and the number of repeats can vary widely between individuals. This variability makes microsatellites valuable for genetic mapping, ठीक है, and forensic applications. While RFLPs can be polymorphic, microsatellites are often more variable due to variability in the number of repeats. SNPs कैन ऑल्सो भी पॉलीमॉर्फिक बट दे इन्वॉल्व सिंगल बेस पेयर चेंज, ठीक है। SNPs में सिंगल बेस पेयर चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। एंड मे हैव लेस वेरिएबिलिटी देन माइक्रो सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे कह रहा है कि मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेटेजी वाज यूज ऑफ 2 प्लांट्स, ठीक है। वो 2 प्लांट्स के बेसिस पे करते थे। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने जो बेस लिया था वो क्या था, डिफरिंग इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब एक ही कैरेक्टर को दोनों पेरेंट्स, मतलब दोनों अलग अलग पौधे का ले रहे थे, ठीक है। अगर एक ड्वार्फ था तो एक मतलब लॉन्ग था, इस तरीके से था। और फ्लावर कलर, पॉड कलर, मतलब कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पे ये सारी चीज़ें की गई थी। Mendel hybridization strategy involved plants that differ in a pair of contrasting characters. This was central to groundbreaking work on inheritance by focusing on a single pair of traits, ठीक है, such as tallness versus shortness in a pea, ठीक है। Mendel could isolate and study inheritance, बाकी तो तुमने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा था, वहाँ पे आपको इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी। बाकी देख ही चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों ही बार बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कैरियर है, कैरियर्स आर यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया इन विच सर्कुलर DNA इज फाउंड which is fast in duplication of gene. The gene transfer in bacteria can be achieved through conjugation, transformation और transduction, ये सारे प्रोसेस देख चुके हैं। 67 है, any process that results in integration of new combinations of genes together in a single cell। एक सिंगल सेल में अगर आप बहुत सारे जीन्स को रिकम्बाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा, आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। Any process that result in the integration of new combination of genes together in a single cell is called genetic recombination। अब यहाँ पे होता क्या है, it involves the exchange of genetic material between homologous chromosome during meiosis or through mechanism like crossing over। The outcome is the creation of unique genetic arrangement contributing to genetic diversity and the inheritance of varied traits in the offspring। Definitely जब genetic recombination होगा तो उसका इफेक्ट क्या ही होगा, मतलब क्या क्या वहाँ पे इफेक्ट निकल के आता है कि यूनिक जेनेटिक अरेंजमेंट्स, नया जेनेटिक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, कंट्रीब्यूटिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिड ट्रेट इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कॉमन लिम्फोमाज इन पेडियाट्रिक एज, मतलब बच्चों के टाइम में, बच्चों की उम्र में जो ये कॉमन लिम्फोमाज हैं ये क्या हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर जो होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग, सो ऑप्शंस आर एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, नहीं बर्केट लिम्फोमा। बर्केट लिम्फोमा आपने सुना होगा कि एप्स्टीन बार वायरस से जो होता है, यही इसका जो है ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। कॉमन लिम्फोमास इन पेडियाट्रिक एज इज बर्केट लिम्फोमा, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन पेडियाट्रिक लिम्फोमा कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन की वजह से होता है। इट ऑफन प्रेजेंट एज अ जॉ और फेशियल ट्यूमर के नाम से भी ये मतलब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये चीज़ देख लो।
दिस हाई ग्रेड मेलिग्नेंसी इज एसोसिएटेड विद, किसकी वजह से हो रहा है, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, EB, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, कई बार देता है ये, मतलब मैच द फॉलोइंग वगैरह के फॉर्म में। एंड इन्वॉल्व से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बी सेल्स, और इसमें होता क्या है, बी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। अर्ली डिटेक्शन एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट आर क्रूशियल फॉर फेवरेबल आउटकम्स इन पेडियाट्रिक पेशेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें देखो कह रहा है कि मायो एपिथेलियल कार्सिनोमा इज इम्यून रिएक्टिव फॉर, तो ये किसके लिए है, तो इसका आंसर देखो सी वाला है, बाकी आप देख लेना इसको। साइटोकेराटिन, S100 और काल्पोनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोएपिथेलियल कार्सिनोमा इज इम्यून रिएक्टिव फॉर साइटोकेराटिन, S100 एंड काल्पोनिन। मायोएपिथेलियल कार्सिनोमा एग्जिबिट इम्यूनोरिएक्टिविटी फॉर साइटोकेराटिन इंडिकेटिंग एपिथेलियल ओरिजिन। S100 का एक्सप्रेशन क्या है, हाईलाइट्स इट्स मायोएपिथेलियल डिफरेंशिएशन। काल्पोनिन confirms the myoepithelial nature indicating a contractile phenotype. This immunoprofile aids in the accurate diagnosis and classification of myoepithelial carcinoma। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिए आप आराम से। 70th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बर्केट लिम्फोमा। अभी हम देख करके आ रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, एप्स्टीन बार वायरस, EBV हो जाएगा इसका। Burkitt lymphoma, especially the endemic variant, is strongly linked to Epstein-Barr virus infection. The virus plays a crucial role in the development of the aggressive B cells lymphoma, contributing to genetic alterations that derive uncontrolled cell growth and malignancy. नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 71। अभी मैंने बोला ही था कि हाँ ये कई बार ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे थे ऑलरेडी, तो इसीलिए यहाँ पे देखो फिर से इन्होंने सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया, बर्केट लिम्फोमा वाला। लिंक द फॉलोइंग कैंसर्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वायरसेस। सर्वाइकल कैंसर जो है वो किससे हो रहा है, ह्यूमन पेपिलोमा से हो रहा है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बर्केट लिम्फोमा का क्या हो जाएगा, एप्स्टीन बार वायरस हो जाएगा, BA। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका नाजोफेरेंजियल कैंसर, फिर है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और टी सेल ल्यूकीमिया। नाजोफेरेंजियल कैंसर ये भी जो है ये किस में जाएगा, एप्स्टीन बार वायरस में ही जाएगा, ठीक है, इसका भी ए हो जाएगा। फिर है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, 4 का जो आ जाएगा वो है 4 का सी होना चाहिए, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। और फिर लास्ट में जो है टी सेल ल्यूकीमिया, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, डी, RNA रेट्रोवायरस। तो BAACD ऐसे करके होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या दे रहा है ये, BAACD, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट है, इसको आराम से नोट कर लीजिए कहीं पे। ये देखो सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो जाएगा, बर्किट लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस, नाजोफेरेंजियल कैंसर भी एप्स्टीन बार वायरस से हो रहा है, हिपैटो सेलुलर, हिपैटो वर्ड से क्या आ रहा है, हेपेटाइटिस, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो। टी सेल ल्यूकीमिया, RNA रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। द ट्रांसफर ऑफ ओंकोजीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड। तो ओंकोजीन का ट्रांसफर जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या कहला रहा है, ट्रांसडक्शन कहला रहा है। ट्रांसडक्शन refers to the transfer of genetic material such as oncogenes from one cell to another via viral vector. It involves the incorporation of foreign genes into the recipient cell's genome, potentially leading to cellular transformation. This process plays a crucial role in cancer development and genetic research. Next है क्वेश्चन नंबर 73। Organisms which damage man's property, including plants and agricultural produce, causing डैमेज ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो वो सब क्या हो जाएंगे भाई, पेस्ट ही तो होते हैं जो इतना परेशान करके रखते हैं, ठीक है, पेस्ट। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, रोडेंट्स भी होते हैं, और अदर अनवांटेड स्पीशीज दैट इंटरफेयर विद ह्यूमन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर पेस्ट कंट्रोल एंड मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस। 74th क्वेश्चन है विच व्हाट डू द फॉलोइंग इंसेक्ट्स हैव इन कॉमन। मतलब इन सभी जो यहाँ पे इंसेक्ट्स के नाम दिए हैं, जैसे सोड वेब वॉर्म है, ठीक है, ये मॉथ का नाम है, एक है बैग वॉर्म, ये भी मॉथ ही है, ब्लैक कट वॉर्म ये भी मॉथ है, और मोनार्क ये तो बटरफ्लाई है।
तो इन सब में कॉमन क्या है, तो ये मत देखना कि मोनार्क देख लिया और आपने फाइनली आंसर क्या मार्क कर दिया, ऑल दे आर बटरफ्लाइज। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखो ये जो सोप वॉर्म है, बैग वॉर्म, ब्लैक कट वॉर्म, ये सारे क्या हैं, ये मॉथ की स्पीशीज दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मॉथ है और ये बटरफ्लाई है। इसमें कॉमन बात ये है कि दे ऑल बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहे हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। सोप वेबवर्म, बैगवर्म, ब्लैक कटवर्म, ये सब क्या है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से, इनकम्पासिंग बटरफ्लाइज एंड मॉथ, ठीक है। जिसमें सिर्फ मोनार्क जो है वही बटरफ्लाई है, बाकी ये तीन के तीनों मॉथ हैं। दिस शेयर्ड टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन हाईलाइट्स देयर इवोल्यूशनरी एंड बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज एज विंग्ड इंसेक्ट विद डिफेक्टिव डिस्टिंक्टिव लाइफ साइकिल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द मेजर अल्फा इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन दिस रीजन। दिस रीजन मतलब कि इंडिया की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो जो ये है अल्फा वीविल, ठीक है, जिसको गरारी टोका भी बोलते हैं या व्हील बोलते हैं, यही क्या है मतलब यहाँ पे मेजर पेस्ट इंसेक्ट है। और बाकी इसका एक नाम और भी है, इसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसको बोलते हैं हाइपर पोस्टिका, ठीक है। हाइपर पोस्टिका के नाम से भी ये जाना जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। The predominant alfalfa insect pest in the region is the alfalfa weevil. This distinctive insect feeds on alfalfa foliage, causing significant damage to crops. Effective management strategies are crucial to mitigate the economic, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है 76 कारपेंटर एंट, ठीक है। कारपेंटर एंट जो है बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख लो क्वेश्चंस अच्छे पूछे जा रहे हैं, बहुत अलग तरीके से है, चीज़ें हैं अच्छी हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर किसको बिलोंग करता है, ये हाइमेनोप्टेरा को बिलोंग करता है। कारपेंटर एंट, कारपेंटर एंट बिलोंग्स टू द ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, कैरेक्टराइज्ड बाय मेम्ब्रेनस विंग्स एंड अ कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर। दिस ऑर्डर इंक्लूड वेरियस, इस ऑर्डर में मतलब बहुत सारे एंट स्पीशीज, बी, वास्प, सॉफ्लाइज, ये सारे जो हैं वो इसी ऑर्डर में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कारपेंटर एंट ना देकर ये सब दे दे तो भी आपको ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा ही मार्क करना है। Carpenter ants known for nesting in wood play essential roles in ecosystem, contributing to decomposition and serving as pollinators in their foraging activities. Next question number 77। What do the following insects have in common? अब इन सब में क्या कॉमन है, मे फ्लाई, कैडिस फ्लाई, मॉस्किटो और डॉब्सन फ्लाई, ठीक है। इन सब में आपको कॉमन बताना है कि इसमें से क्या कॉमन फीचर होगा। So they all belong to the order Lepidoptera. They all feed on trees. They all live in the water. They are all in the order Dipteral, ठीक है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, they all live in the water, ठीक है। ये सारे के सारे किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। मे फ्लाई, कैडिस फ्लाई, मॉस्किटो, ये सारे कहाँ पे रह रहे हैं, लिव इन द वाटर। दे ऑल आर अंडरगो एक्वाटिक लाइफ स्टेजेस। मे फ्लाई एंड कैडिस फ्लाई एक्वाटिक निम्फ्स हैं, मॉस्किटो जो है वो एक्वाटिक लार्वा है, और डॉब्सन फ्लाइज है वो एक्वाटिक लार्वा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेल ग्रेमाइड्स, ठीक है। एम्फेसाइजिंग देयर डिपेंडेंसी ऑन वाटर फॉर वेरियस लाइफ साइकिल फेजेस। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स डीएसएसबी वाले नहीं है ना वो भी देख लो, ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। और प्लीज़ बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि देखो मतलब कोई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, 2-4 लोग जेन्युइनली मतलब ठीक से पूरा देखते हैं। यार प्लीज़ अभी मुझे ना तुम्हारी नीड है, एटलीस्ट प्लीज़ अभी तुम ना इसको जेन्युइन वॉच करो, ठीक है। वीडियो चला लो आराम से, मतलब तुम इसको देखो, मतलब ये चालाकी और ये सब चतुराई वाले काम मत करो, वरना मैं इस मतलब फ्रेंकली बता रही हूँ, मैं पीडीएफ नहीं दूंगी तुम्हें। अगर तुम ईमानदारी से नहीं देखोगे क्लास तो मैं तुम्हें पीडीएफ शेयर नहीं करूँगी, मैं सच बता रही हूँ। वरना तुम ईमानदारी से देखो, जितने लोग भी देख रहे हो उसको मतलब ईमानदारी से देखो बस, बाकी तुम समझ रहे होगे कि हाँ तुम कहाँ पे चीज़ों को मिस कर रहे हो। तो इसको आराम से देखो, ईमानदारी से देखो इसको अच्छे से, और फिर मतलब मुझे जैसा भी आपका रिस्पॉन्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, तो वो रेस्पिरेशन, साउंड प्रोडक्शन, बायंस फोर्स, सारे के सारे के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि फंक्शन क्या है एयर ब्लैडर का। तो रेस्पिरेशन के लिए तो भाई
फिशेस के पास एयर ब्लैडर किस में होता है, फिशेस में होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए तो गिल्स होता है उनके पास, साउंड प्रोटेक्शन का कोई रोल नहीं। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या जाएगा, बायंट फोर्स, यानी कि बायंसी प्रोवाइड करने के लिए। द एयर ब्लैडर प्राइमरी फंक्शंस एज द बायंट फ्लोट इन फिशेस, एडिंग इन कंट्रोलिंग देयर डेप्थ इन वाटर, while respiration and sound production are important processes in some fishes, they are not the main functions of air bladder। तो यहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन डी भी जो है वो हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने मेन तो लिखा नहीं है कि हाँ मतलब मेन फंक्शन क्या है एयर ब्लैडर का, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर डी भी जाना चाहिए। लेकिन बाकी बायंट फ्लोट जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बायंसी है। बाकी कुछ फिशेज में देखो क्या बोल रहा है, सम फिशेज, ना कि सब में। तो कुछ फिशेस में रेस्पिरेशन के लिए भी और साउंड प्रोडक्शन के लिए भी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि ये जो है मतलब रेस्पिरेशन और साउंड प्रोडक्शन ये मेन फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन क्या है इसकी, बायंसी ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश इज होमोलोगस विद लंग्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के लंग्स के, तो फ्रॉग्स के लंग्स के होमोलोगस कौन है। होमोलोगस मतलब क्या होता है, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, यही ना। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्विम ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है, द स्विम ब्लैडर इन फिशेज इज होमोलोगस टू द लंग ऑफ इन फ्रॉग्स एज बोथ स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन बायोन्सी। ठीक है, दोनों का काम क्या है, बायोन्सी को कंट्रोल करना। वाइल लंग फैसिलिटेड एयर ब्रीदिंग इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में जो है वो एयर ब्रीदिंग का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग वगैरह। और स्विम ब्लैडर जो है वो फिशेस में क्या काम कर रहे हैं, एड फिशेस इन द एडजस्टिंग देयर बायोन्सी फॉर कंट्रोलिंग गैस वॉल्यूम। दिस होमोलॉगी रिफ्लेक्ट एन इवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स इन अडेप्टिंग देयर रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80th है, विच सॉरी व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिन वॉर्म। पिन वॉर्म ये सब, डॉग वॉर्म, टेप वॉर्म, सारी चीज़ें मतलब अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है फाइलम फ्लैट वॉर्म्स वाला प्लेटीहेलमिंथेस तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो देखो पिन वॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन पिन वॉर्म इज एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रेड वॉर्म, या फिर इसको सीट वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, पिन वॉर्म, सीट वॉर्म, थ्रेड वॉर्म इज अ पैरासिटिक वॉर्म। इट इज़ अ निमेटोड, निमेटोड यानी कि सॉरी मैं फ्लैट वॉर्म्स बोल रही थी, राउंड वॉर्म्स है ये, इसके हेलमिंथिस and a common intestinal parasite or helminth especially in humans। Next question number 81, which structure is called tongue of cockroach। कॉकरोच का टंग बताना है आपको, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है। तो लेवियम जो है ये क्या है, ये मतलब लोअर लिप है इसका। ठीक है, लोअर लिप होता है। लेब्रम जो है ये अपर लिप होता है। मैं भी क्या हिंदी में लिखने लग रही थी क्या, ये हो जाएगा अपर लिप। अपर लिप को क्या बोलते हैं, लेब्रम बोलते हैं। लोअर लिप क्या कहलाता है, लेबियम कहलाता है। हाइपोफेरिंक्स जो है हिंदी हिंदी मीडियम में भी अगर तुमने पढ़ लिया होता ना इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें वैसे ही पता चल जाता है। हाइपोफेरिंक्स टंग है। मैंडिबल जो है ये क्या हो जाएगा, इसका लोअर जॉ हो जाएगा। ठीक है, लोअर जॉ। और मैग्जिला जो है वो क्या आ जाता है यहाँ पे, अपर जॉ हो जाएगा। दिस वन इज अपर जॉ। तो बाकी ठीक है, देख लेना बाकी इसका काम क्या है। तो देखो, अनलाइक लेबियम, लेब्रम एंड मैंडिबल, द हाइपोफेरिंक्स स्पेशली फंक्शंस इन फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट एंड इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, मेन काम क्या है, इंजेशन ऑफ फूड, कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉकरोच फीडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट। फ्रॉग क्या है, देखो वो फ्रॉग जो है वो क्या है, एम्फीबियन है, और रैबिट क्या है, मैमल है। तो इन दोनों में जो है वो कैसा होता है, ये डाइकोंडाइलिक होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट आर डाइकोंडाइलिक फीचरिंग टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं दैट आर्टिकुलेट विद द एटलस वर्टिब्रा। एटलस वर्टिब्रा के साथ में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल लगे होते हैं, इस तरीके से होता है ये। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ फॉर ग्रेटर मोबिलिटी इन द नेक रीजन। द डाइकोंडाइलिक स्कल्स आर कॉमन इन एम्फीबियंस एंड सम मैमल्स, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन मूवमेंट।
facilitating diverse behaviors and adaptation to different environmental niches. Next है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इमल्सीफायर. इमल्सीफायर एज ए कैरोजेनिन को यूज करते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं, कॉन्ड्रेस क्रिस्पस से. इज अ पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड सीवीड एंड इट इज यूज्ड एज इमल्सीफायर इन वेरियस फूड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. ठीक है. एज एन इमल्सीफायर इट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग एंड इनहेंस द टेक्सचर ऑफ इमल्सन्स, प्रिवेंटिंग सेपरेशन ऑफ इमिसिबल components such as oil and water. This property make carrageenan valuable in the food industry for improving the consistency and shelf life of the product like sauces, dairy और डेजर्ट वगैरह में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकरेंस ऑफ फ्लड इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जो बार बार मतलब बाढ़ आती है वो क्या रीज़न है, तो डिफॉरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, डिटेल से आप पढ़ लेना. जीनोम कंपैरिजन हैव सजेस्टेड दैट माउस डीएनए हैज म्यूटेटेड अबाउट ट्वाइस एज फास्ट एज ह्यूमन डीएनए. तो व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, या फिर मतलब क्या रीज़न हो सकता है फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या दे रखे हैं. माइस आर मच स्मॉलर देन ह्यूमंस. ठीक है, वो तो छोटा होता है, कोई बात नहीं. माइस लिव इन मच लेस सैनिटरी कंडीशंस दैट ह्यूमंस and are therefore exposed to a wide range of mutation causing substances. Mice have a smaller genome size. ठीक है. Mice have a much shorter generation time. देखो जनरेशन टाइम शॉर्टर है, तभी क्या है वहाँ पर जो म्यूटेशन का चांसेस हैं वो क्या है, दुगने हैं. ठीक है. फास्ट म्यूटेशन हो रहा है वहाँ पे. तो यहाँ पे जो आंसर मेंशन है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे. The faster mutation rate in mouse DNA is likely due to their much shorter generation time compared to humans. The mutation rate is often expressed per generation, and because mice reproduce more quickly, there are more generations over a given period. This increased frequency of reproduction allows for more opportunities for mutation to occur and accumulate in the mouse population. मतलब फटाफट रिप्रोडक्शन हो रहा है, फटाफट जनरेशन चेंज हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा चांसेस हैं किसके, म्यूटेशन होने के. ठीक है. एंड एक्यूमुलेट इन द माउस पॉपुलेशन रिजल्टिंग इन अ फास्टिंग ओवरऑल म्यूटेशन रेट कंपेयर टू द ह्यूमंस हु हैव लोअर जनरेशन टाइम एंड लो रिप्रोडक्शन रेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86. यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई वॉज द जीनोम ऑफ द प्रोटिस्ट पी फैल्सीपेरम डिफिकल्ट टू सीक्वेंस. तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम उसकी मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों डिफिकल्ट है. दिस प्रोटिस्ट हैज़ ए लार्ज जीनोम. दिस ऑर्गेनिज्म हाइड्स इनसाइड रेड ब्लड सेल्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इनफ डीएनए फॉर द सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट. क्या है, सी ऑप्शन है द एपिकोप्लास्ट स्ट्रक्चर इन दिस प्रोटिस्ट इनहिबिट सीक्वेंसिंग रिएक्शंस, या द जीनोम कंटेन्स अ हाई पोर्शन ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन. तो फाइनली आंसर जो है वो बी है. देखो क्या कह रहा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन. द डिफिकल्टी इन सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ द प्रोटिस्ट पी फैल्सीपेरम लाइज इन इट्स इंट्रासेलुलर लोकेशन विद इन रेड ब्लड सेल्स में होता है. ठीक है. मलेरिया कॉज करता है ना, मोस्ट फेटल मलेरिया. आइसोलेटिंग सफिशिएंट डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग इज चैलेंजिंग ड्यू टू दिस हिडन habitat hindering the sequence project by limiting access to the organism's genetic material. ठीक है. तो कहने का मतलब फाइनली यही है कि ये कहाँ छुपा पड़ा होता है हमारे आरबीसी में, और इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्यूडो जीन्स. स्यूडो मतलब फॉल्स जीन्स जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे. सो ऑप्शंस आर टू फंक्शनल जीन्स विद इन अ ऑर्गेनिज्म दैट अराउज फ्रॉम डुप्लीकेशन ऑफ वन जीन. नहीं. जीन्स दैट शेयर द सेम एंसेस्ट्रल सीक्वेंस बट आर फाउंड इन डिफरेंट ओरिजिन. नहीं. सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट आर वेरी सिमिलर टू फंक्शनल जीन्स बट डू नॉट प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट. तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा यहाँ पे. बाकी सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट आर वेरी सिमिलर टू इनएक्टिव जीन्स उसका कोई मतलब नहीं है. फाइनली देखो ध्यान से बस यहाँ पे कि स्यूडोजीन्स आर डीएनए सीक्वेंसेस क्लोजली रिजेंबलिंग फंक्शनल जीन्स. होते तो डीएनए के सीक्वेंसेस ही हैं, बट ये क्या है, ऐसे लगता है कि किससे सिमिलर होते हैं, फंक्शनल जीन से, बट दे आर नॉट एक्चुअली फंक्शनल बट लैक द एबिलिटी टू प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट बनाने में ये फंक्शनल नहीं होते हैं. दे ऑफन रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन रेंडरिंग देम नॉट फंक्शनल. अनलाइक एक्टिव जीन्स
एक्टिव जीन्स की तरह स्यूडो जीन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और अदर फंक्शनल एलिमेंट्स, मतलब काम का कुछ नहीं करते हैं ये। देयर सिमिलरिटी टू फंक्शनल जीन्स रिफ्लेक्ट इवोल्यूशनरी रेमिनेंट्स हाईलाइटिंग द मोलिकुलर ट्रेसेस ऑफ जेनेटिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, द TBX5 जीन इज नोन टू प्ले अ रोल इन विच प्रोसेस। TBX5 जीन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। इसका काम कहाँ पे होता है, ये लिम्ब फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। द TBX5 gene associated with the limb formation, it plays a crucial role in embryonic development, specifically in the patterning and growth of limbs। ठीक है, म्यूटेशन अगर TBX5 में हो जाए कैन लीड टू limb abnormalities, emphasizing its significance in orchestrating the proper development of limbs during early stages of vertebrate embryogenesis। मतलब कहने का मतलब यही है कि फाइनली इसका काम क्या है, हाथ पैर बनाने का काम करता है। अगर इसी में कोई इशू हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू चिंपैंजीज कैरी। चिंपैंजी की बॉडी में जो है वो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में 23 होते हैं और चिंपैंजी में कितने होते हैं, 24 होते हैं। चिंपैंजी कैरी 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, दिस क्रोमोसोम काउंट इज सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर जेनेटिक मेकअप as it reflects their close evolutionary kinship with humans. Each partner contribute 24 unique chromosomes and they share the chromosome number, emphasizing the genetic similarities। बाकी वही सारी चीज़ें हैं, देख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल जीनोम्स फ्रॉम अ मिक्स्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ यूजुअली रिफर्स टू द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज़। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मेटा जेनोमिक्स होना चाहिए। ठीक है, मेटा जेनोमिक्स जो है यही क्या कहला रहा है कि स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मिक्स्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द मेटाजेनोमिक्स इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ अ कलेक्टिव genetic material from diverse community of organism, particularly microbial communities, unlike genomics which focuses on individual organisms। ठीक है, देख लो ये सब कुछ इतना नहीं है। 91 में क्या है, इन फीमेल वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिव बाय। तो ये क्यों होता है, तो बार बॉडी वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, एपिजेनेटिक मार्कर्स हो जाएगा इसमें। यहाँ पे आंसर जो दे रखा है वो क्या है, एपिजेनेटिक मार्कर्स, कि एक ही एक्स जो है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। In females, one of the X chromosome is inactivated through epigenetic markers. This process known as X inactivation, ठीक है, ensures gene doses compensation पढ़ा अगर आपने between male and female। Epigenetic modification such as DNA methylation and histone changes leads to transcriptional silencing of one X chromosome in each female cell, preventing the ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिंक जीन्स एंड मेंटेनिंग सेलुलर बैलेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने पढ़ा हुआ ये सब डोजेस कंपनसेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम भी होंगी। एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जब पढ़ते रहेंगे, बिकॉज इतना लेंदी सिलेबस है कि मैं तो PYQs में ही मतलब मेरा इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। 92 है, द ओनली मिथाइलेटेड बेस इन मैमल। मैमल में जो ओनली मिथाइलेटेड बेस है वो क्या है, वो 5 मिथाइल साइटोसाइन है। In mammals, 5 methyl cytosine is the only methylated base. This epigenetic modification involves the addition of methyl group to the 5th carbon of cytosine in DNA। इसका काम क्या है, plays a crucial role in gene regulation, chromatin structure and cellular differentiation, contributing to modulation of gene expression pattern in various biological processes। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ दीज इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर हाइपोफाइसिस। ठीक है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन इसमें से नहीं रिलीज होता है। तो अगर पिट्यूटरी वाला स्ट्रक्चर आपको मतलब अच्छे से याद है तो ये क्या था, मतलब हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे ये क्या लगे होते हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है, जिसमें से ये क्या है, आपका इंटीरियर पिट्यूटरी होता है और ये पोस्टीरियर वाला होता है।
तो पोस्टीरियर से दो ही हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक दूसरा क्या है, वैसोप्रेसिन, है जिसको और भी किस नाम से जानते हैं, एडीएच के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी तो सारे कहाँ से, पोस्टीरियर वन से निकलते हैं। टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, एफएसएच वगैरह सारे इससे आ जाते हैं। देखो इंटीरियर से क्या क्या निकल रहा है, मतलब यही इन्होंने यहीं पे जो मेंशन है यही सारे दिए हैं। बाकी और भी तुम अच्छे से वहाँ पे पढ़ लेना इनको, पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसमें एंटीरियर वाले से 6 निकलते हैं शायद, मतलब 6 जो हैं वो प्रोडक्शन वाले होते हैं और 3 जो होते हैं वो इनहिबिटिंग होते हैं, और बाकी यहाँ पे उससे कितने निकलते हैं, 2, और एक जो बीच वाला होता है नहीं है। 94 है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड। हाइपर कैल्सीमिया जो है वो किसके लिए क्या क्या नहीं इंक्लूड करेगा, वो कैल्सीटोनिन को इंक्लूड नहीं करेगा इसमें। Calcitonin is not typically used in the long-term management of hypercalcemia. While it can provide a rapid but short-lived reduction in blood calcium levels, its effective diminishes over time. Long-term strategies often involve medications like biphosphonate, which inhibit bone reabsorption, मतलब हड्डियों को गलने से रोकता है, and hydration to help flush out excess calcium through the urine. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन है, मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बताओ। तो मास्टर ग्लैंड की बात कर रहे हैं ना, तो मास्टर ग्लैंड कौन है हमारा, अभी देख के आ रहे हैं ना, ये क्या है, पिट्यूटरी ही है। मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज द, तो एपिकल ग्लैंड बर्थोलिन है नहीं, बर्थोलिन कहाँ पे होती है, वजाइना में होती है, ठीक है, पिट्यूटरी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा। The pituitary gland situated at the base of brain is often referred to as master gland of the endocrine system. It regulates various hormonal functions influencing growth hormone, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा GH, फिर रिप्रोडक्शन के लिए FSH वगैरह आ जाएगा इसमें, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अनलाइक द एपिकल एंड बर्थोलिन ग्लैंड प्लेज द सेंट्रल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज हार्मोनल फंक्शंस। और बाकी हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ये तो आपको पता ही होगा। 96 है, विच टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम रेदर देन इनटू द डक्ट्स लीडिंग टू इंटीरियर ऑफ द बॉडी। तो जो एंडोक्राइन होती हैं वही क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, और ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन मतलब ब्लड में पोर करती हैं, उनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं। और कौन कौन सी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इन सबको भी आपको मतलब अच्छे से पढ़ना, मतलब पढ़ा होगा, अच्छे से पता होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन्फ्लुएंसिंग डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स। दिस डिफर्स फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि एक्सोक्राइन जो है उसके पास क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं टू एक्सटर्नल सरफेस। सेरस ग्लैंड्स प्रोड्यूस वाटरी सिक्रीशंस एंड टारगेट ग्लैंड्स आर अफेक्टेड बाय हार्मोन्स बट डू नॉट डायरेक्टली रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। Next है question number 97. In Drosophila, the pattern is established during production of the oocyte as a result of environmental interactions with the oocyte during gastrulation या after embryogenesis has completed. तो इसका आंसर A होगा, during production of the oocyte। ड्रोसोफिला का जो पैटर्न है वो स्टैब्लिश होता है। In Drosophila, embryonic patterning occurs during oocyte production. Maternal factor deposited in the oocyte influence the spatial organization for the embryo, establishing the initial body plan. This process occurring before fertilization shapes subsequent development, highlighting the significance of contributions to the early embryogenesis in Drosophila. Next question number 98, कह रहा है जेन क्या है ये, कन्वेज पोजिशनल इंफॉर्मेशंस टू सेल्स विद इन द एम्ब्रियो, ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोजेंस क्या है, कन्वेज पोजिशनल इंफॉर्मेशन टू द सेल विद इन द एम्ब्रियो। बाकी ऑप्शंस देख लेना, यहाँ पे देखो, मॉर्फोजेन कन्वे पोजिशनल इंफॉर्मेशन टू द सेल विद इन द एम्ब्रियो। मॉर्फोजेन इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, क्या है ये चीज़ थोड़ा ध्यान दो, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है दैट प्रोवाइड स्पेशल क्यूज टू सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हेल्पिंग टू एस्टेब्लिश स्पेसिफिक सेल फेट्स, मतलब सेल का फ्यूचर क्या है, आगे किस सेल को क्या बनाना है, एंड पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर पोजिशनल इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, इन ड्रोसोफिला डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोनिक सेगमेंट। एम्ब्रियोनिक सेगमेंट जो है वो क्या है, इज द सेम थिंग एज
Parasegment will contribute to different segments in and the adult fly is a region of special control of ये, तो none of the above हो जाएगा, ठीक है। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में एक एम्ब्रियोनिक सेगमेंट जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या है वो एग्जैक्टली ये देखो यहाँ पे, इन ड्रोसोफिला डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक सेगमेंट एंड अ पैरा सेगमेंट आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेगमेंट और पैरा सेगमेंट रिलेटेड तो हैं एक दूसरे से, but they are not identical. An embryonic segment corresponds to the overall body unit while a para segment is more refined segmental boundary, मतलब para segment कोई एक बॉडी का पार्ट होगा लेकिन एम्ब्रियोनिक सेगमेंट जो है वो ओवरऑल बॉडी की यूनिट की बात करता है। Thus the correct answer is D। बाकी छोड़ दो उसको, देख लेना। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन। विच ऑफ दीज वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ होम्योटिक फिनोटाइप, ठीक है। होम्योटिक फिनोटाइप का इसमें से एग्जाम्पल बताना है आपको। द विंग्स आर श्रंकन एंड यूजलेस, पंख सिकुड़े और बेकार होते हैं। आईज ऑफ द फ्लाई आर ब्राउन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रेड। द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट हैज लेग्स, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ पे लेग्स होते हैं, ये चीज़ क्या है, सही है। मतलब कहने का मतलब ये है, तो सबसे पहली चीज़ तो देखो होम्योटिक फिनोटाइप जो है इसका मतलब है कि होम्योटिक जीन ड्रोसोफिला में देखने को मिला था। द टर्म होम्योसिस रिप्रेजेंट करता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इनटू द होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ अनदर बॉडी सेगमेंट, मतलब उसी के बॉडी स्ट्रक्चर से कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, मतलब उसके होमोलोगस बन जाता है। इन ड्रोसोफिला इज मेंशन अर्लियर इन एडल्ट structure such as legs, wings develop from thoracic segment whereas antennae appear on the head। तो ये चीज़ है थोड़ा सा। वेल नोन एग्जाम्पल क्या है इसका, एंटीनापीडिया म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाई, ठीक है। अगर और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहो तो ये क्या आ जाएगा, एंटीनापीडिया होता है। और ये कहाँ पे है म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला। वेयर एज द एंटीना वैसे डेवलप किससे करता है, इनटू द लेग लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू अ म्यूटेशन इन द एंटीनापीडिया, होम्योटिक जीन हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योटिक फिनोटाइप इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट इनटू अनदर हो जा रहा है, ठीक है। इन दिस केस हैविंग लेग्स ऑन द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में होना चाहिए, represent a homeotic transformation. It is observed in Drosophila and other organisms result from genetic mutation affecting the normal development and specification of body segments, causing parts to assume the identity of others। तो ओवरऑल मिला के मतलब ये तो नहीं कहने लायक है कि हाँ ये पेपर इजी था, ठीक है। इसीलिए जो भी DSSB वाले एस्पायरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत डीप स्टडी करके जाना, ठीक है। यहीं पे वाइंड अप करती हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और इसको अगले बार अच्छे से देखिए, उसके बाद में फिर अगर तुम ईमानदारी से देखोगे, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ईमानदारी से देखोगे तभी मैं PDF शेयर करूँगी। अगर 40 बच्चे देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट वहाँ पे मुझे वॉच आवर्स 40 आवर्स का दिखाना चाहिए। और अगर तुम चालाकी करोगे तो मैं PDF नहीं देने वाली ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में, मतलब नेक्स्ट पेपर के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।